हेलो एवरीवन, वेलकम टू एकलव्य स्नातक। और आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को बीए प्रोग्राम से जो एईसी सब्जेक्ट है आपका एनवायरमेंटल साइंस थियरी इनटू प्रैक्टिस 1, इसकी यूनिट 10 करवाने वाला हूँ हिंदी मीडियम में। और इजी समरी होगी और कोशिश करूँगा कि आपको जल्दी से जल्दी ये टॉपिक समझा दूँ जितने भी हैं। इसमें पीडीएफ नोट्स आपको दे दिए जाएंगे। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इंस्टा पे ज़रूर मुझे फॉलो कर लेना। यूज़र नेम आप सभी के सामने मेंशन है। आपकी कोई क्वेरी है तो आप मुझे मैसेज भी कर सकते हैं और जैसे ही टाइम मिलेगा मैं कोशिश करूंगा आपका रिप्लाई ज़रूर करूं। और टेलीग्राम ग्रुप आप ज़रूर ज्वाइन कर लेना, वहाँ पे आपको पीडीएफ नोट्स प्रोवाइड करवा दिए जाते हैं। एकलव्य स्नातक 1 सर्च मारना है आपको और वहाँ पे आपको पीडीएफ नोट्स मिल जाएंगे। तो सबसे पहले हमें ये पढ़ना है, जो आपका कूड़ा करकट होता है, जो अपशिष्ट होता है, उसके प्रबंधन के 5 सिद्धांत होते हैं जिसको कहा जाता है अपशिष्ट प्रबंधन के 5R सिद्धांत। आर से क्या होता है, जैसे रिसाइकल, रीयूज, ऐसे करके कुछ 5 चीजें होती हैं जो मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले होता है रिड्यूस, यानी कि आर फॉर रिड्यूस। इसका मतलब होता है कि जो आप वस्तुओं को यूज कर रहे हो, ठीक है, उसको थोड़ा सा उसके यूज को थोड़ा कम करो, ताकि आप थोड़ा डिस्पोजेबल वगैरह या फिर ऐसी चीजें होती हैं जो एक ही बार बस यूज हो रही हैं, वो थोड़ी आप परहेज करो। ऐसा सामान यूज करो जो बार बार यूज किया जा सकता है। ठीक है, आपको व्यापार वगैरह में जाना है, कुछ खरीदने बेचने, तो जूट का बैग बना लो, कपड़े का थैला बना लो, लेकिन आप जो वन टाइम यूज वाली चीजें हैं वो बिल्कुल खत्म कर दो। ऑफिस में, घर में जो कागज वाली चीजें होती हैं, कागज वगैरह, पेज वगैरह, ये बिल्कुल खत्म करके इलेक्ट्रॉनिक उस पे मोड पे आ जाओ। ईमेल लिखो भाई, चिट्ठी लिखने से अच्छा है आप ईमेल लिखो, कागज भी बचेगा। और बिल वगैरह प्रिंट करने से अच्छा है बिजली का बिल वगैरह आप ईमेल पे भेज दो या पीडीएफ फॉर्म में भेज दो। ठीक है, फिर आता है पुनः उपयोग, यानी कि रीयूज। इसका मतलब है आप चीज़ों को दोबारा यूज करो। किताबें, पुराने कपड़े, इलेक्ट्रॉनिक का सामान दान करो भाई, जिन लोगों को जरूरत है वो यूज कर लेंगे, फेंको मत उसको। देन आता है पुनः चक्रण, मीन्स रिसाइकलिंग। रिसाइकलिंग का मतलब होता है जो आपका कूड़ा करकट होता है, उसमें जो कागज है, धातु है, कांच का सामान है, प्लास्टिक है, वो अलग करो पहले तो। फिर उसको आप रिसाइकिल करके एक नया प्रोडक्ट बना सकते हो जिसका फिर आप बहुत ज़्यादा यूज कर सकते हो। इससे आपके संसाधन बचेंगे, पर्यावरण के लिए भी अच्छा है। जैसे 1 टन पुनर्नवीनीकरणीय कागज से 25 से 30 पेड़ और 25,000 लीटर पानी और 4,000 किलोवाट ऊर्जा बचाई जा सकती है। अगर आप कागज को सही से यूज करो तो आप कई सारे पेड़ कटने से बचा लोगे और पानी बहुत सारा बचा लोगे। फिर आता है पुनः प्राप्त करना, यानी कि आपको क्या करना है कि जहां अधिक संसाधनों की आवश्यकता होती है, यानी कचरे को ऊर्जा में बदलने और पुनर्संसाधित करने के लिए यांत्रिक और तकनीकी। इसका मतलब है ऊर्जा को ऊष्मा के रूप में उत्पन्न किया जा सकता है और आवश्यकताओं और संसाधनों के अनुसार अन्य रूपों में परिवर्तित किया जा सकता है। मीन्स जो भी चीजें हैं आपके पास, जो ऊर्जा है, आप उसको एनर्जी के रूप में यूज करो। ठीक है, जितना हो सकता है। जैसे पुनर्प्राप्ति के लिए आप एक एग्जांपल ले लो, सोलर एनर्जी है, पुनर्प्राप्त कर सकते हो। वो एक ऐसा ऊर्जा संसाधन है जो आप दोबारा से उसको यूज कर सकते हो, दोबारा बना सकते हो, फिर यूज कर सकते हो। सो ऐसा कुछ करो। फिर आता है कचरा। ये क्या है कि भाई ये अंतिम उपाय होता है कि लैंडफिल होते हैं, जो डंप साइट्स होती हैं, होता क्या है, गड्ढे बनाए जाते हैं, कचरे का ढेर होता है, वहां पर आप कचरा फेंक देते हो। तो इन क्षेत्रों में जितना भी शहर का कचरा, कस्बों का कचरा होता है वो इकट्ठा किया जाता है और यहाँ पे कई समय तक ये कचरा पड़ा रहता है। और ये लैंडफिल साइट्स जो होती हैं हमारे लिए बहुत ज़्यादा चिंता का विषय होती हैं, क्योंकि जंगली जानवरों के घर वगैरह को उजाड़ कर वहाँ लैंडफिल साइट्स बना दी जाती हैं। वहाँ बहुत बदबू आती है, बहुत ज़्यादा गंदा सा एरिया रहता है, वायु प्रदूषित रहती है। सो ये सब चीज़ें हो जाएंगी। और उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, जो कचरा होता है अपशिष्ट, वो कितने प्रकार का होता है। एक है ई कचरा, इलेक्ट्रॉनिक कचरा, जिसमें आपका ऐसा है कि जो यूज करने के बाद दोबारा आप इसको यूज नहीं कर सकते। टीवी वगैरह है, आपका कंप्यूटर है, कॉपियर है, मोबाइल फोन है, फैक्स मशीन है, स्टीरियो है, ये सारी चीजें इलेक्ट्रॉनिक कचरे हैं। यानी कि आप इसको अगर यूज करके खराब कर दिया, ये कौन यूज करेगा, कंप्यूटर खराब है तो वो खराब है, कोई नहीं उसको दोबारा मतलब रीयूज कर सकता। सो एक ग्लोबल ई वेस्ट मॉनिटर 2017 के अनुसार भारत में सालाना लगभग 2 मिलियन टन ई कचरा बनता है। मतलब कितना ज्यादा इलेक्ट्रॉनिक कचरा है। बायोमेडिकल या फिर हेल्थ केयर से रिलेटेड कचरा, जो हॉस्पिटल्स में डॉक्टर्स वगैरह का जो कचरा होता है, जितना भी सुइयां हो गई, सिरिंज हो गई, दवाओं के पैकेट हो गए, ठीक है, पट्टियां हो गई, प्लास्टर हो गए, ये भी कूड़ा कचरा होता है, ये भी एक प्रकार है। फिर आता है प्लास्टिक,
ये सबसे बड़ा खतरा है हमारे पर्यावरण में। ये माना जाता है कि भारत में सालाना 94 लाख टन प्लास्टिक कचरा पैदा होता है और इसमें से सिर्फ 60% प्लास्टिक को ही दोबारा से रिसाइकल किया जाता है। बाकी का जो है वो सिंगल यूज प्लास्टिक होता है। स्ट्रॉ हो गई, प्लेट हो गई, खाने की पैकिंग हो गई, ये दोबारा से कुछ बन ही नहीं पाता फिर इसका। और इसके अनुसार फिर होता क्या है कि ये इसी पर्यावरण में पड़ा रहता है प्लास्टिक कई सालों तक और ये कभी खत्म ही नहीं होता। जो बैक्टीरियाज होते हैं वो भी प्लास्टिक को विघटित नहीं कर सकते और धीरे 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 ये हजारों सालों तक हमारे पर्यावरण में रहता है और पर्यावरण को प्रदूषित करता है। ठीक है, तो ये प्लास्टिक बहुत बड़ी हमारे लिए चुनौती है। फिर उसके बाद अब एक केस स्टडी आपको बतानी है ताजमहल की। ताजमहल 7 अजूबों में से एक है, दुनिया का सबसे बड़ा एक सुंदर आर्किटेक्चरों में से एक है। यहाँ पे साल भर टूरिस्ट आते रहते हैं और ये क्या है 350 से भी अधिक साल पहले अपनी प्यारी पत्नी मुमताज की याद में मुगल बादशाह शाहजहां ने यमुना नदी के किनारे इसको बनवाया था। 1972 में भारत सरकार ने मथुरा के अंदर मथुरा ऑयल रिफाइनरी की स्थापना करी थी। मींस रिफाइनरी क्या है, ऑयल वगैरह रिफाइन किया जाता है जहां। सो ऐसे में जो कुछ पर्यावरण के चिंतक हैं उन्होंने इस रिफाइनरी का विरोध किया क्योंकि उन्होंने बोला जो यहाँ से धुआं निकलेगा वो ताजमहल के लिए बहुत ज्यादा खराब है। क्यों? क्योंकि ये रिफाइनरी के दौरान जो धुआं निकलता है उसमें बहुत ज्यादा सल्फर डाइऑक्साइड होती है जो कि जब जाएगी तो होगा क्या कि मतलब SO2 मींस जो सल्फर डाइऑक्साइड है उसके साथ मिलकर सल्फ्यूरस एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड बनाता है पानी के साथ मिलकर, जिससे अम्लीय वर्षा होगी अगर ये आसमान में जाएगा ये सब। और अम्लीय वर्षा होगी तो ताजमहल का संगमरमर खराब हो जाएगा, वो पीला पड़ने लगेगा और पीला और काला हो जाएगा। सो इसी वजह से कुछ लोगों ने, पर्यावरण के हितैषी लोगों ने बोला ये रिफाइनरी बहुत गलत है। सरकार ने बोला कि भाई हमें एक जांच करेंगे, एक समिति बनाई सरकार ने और एक इटालियन कंपनी थी टेक्निको, उसको बोला गया कि इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन की मथुरा की ऑयल रिफाइनरी के कारण जो हवा में बदलाव होते हैं उसको सही से एनालाइज करो, एक रिपोर्ट बनाओ। तो ये निष्कर्ष निकला कि जो ये SO2 होता है मींस जो सल्फर डाइऑक्साइड की मात्रा है ये क्या है 1.3 माइक्रोग्राम तक बढ़ जाएगी, जो ताजमहल के लिए हानि रहित है, मींस ज्यादा हानि नहीं पहुंचाती। हालांकि WHO ने ये स्मारक जो है ताजमहल इसको खतरों से बचाने के लिए ताज ट्रपेजियम जोन बनाया है। मींस 50 किलोमीटर के आसपास तक ताजमहल के कोई भी लकड़ी, ईंधन, कोई ऐसी चीजें नहीं जलाई जाएंगी जिससे प्रदूषण हो। सो ये WHO का है जो वो मामला है। ठीक है, सो ये एक केस स्टडी थी। फिर है यमुना प्रदूषण की केस स्टडी। यमुना नदी यमुनोत्री से निकलती है और इसके बाद इलाहाबाद में गंगा नदी में जाकर मिल जाती है। सो ये टोटल 1376 किलोमीटर का रास्ता तय करती है। यमुनोत्री से ताजेवाला तक, हिमालय खंड तक 172 किलोमीटर तक ये नदी निकलती है, तो इसमें कोई प्रदूषण नहीं होता। फिर ये ताजेवाला से वजीराबाद तक जब जाती है 224 किलोमीटर हो जाता है, तो हरियाणा में ये इसके अंदर जो कृषि का जो प्रदूषण होता है वो मिल जाता है इस नदी में। फिर वजीराबाद बैराज से ओखला बैराज तक दिल्ली में 22 किलोमीटर ये बहती है और इसके अंदर कूड़ा करकट बहुत मिल जाता है। फिर ओखला बैराज से यूट्रोफिकेटेड सेगमेंट चंबल नदी के साथ एक जगह शामिल होने के लिए 490 किलोमीटर, जो जितना भी इस रास्ता होता है ये वाला 490 किलोमीटर के बीच का चंबल नदी तक का, इसमें क्या होता है कि बहुत ज्यादा बीमारी करने वाले जो प्रदूषण के कण होते हैं वो इसमें मिल जाते हैं। ठीक है, और फिर इलाहाबाद तक 468 किलोमीटर तक प्रदूषण का स्तर धीरे 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 इसमें कम होता है। सबसे ज्यादा ये नदी दिल्ली, इटावा और ये मतलब जो है जो इलाहाबाद, इस जगह पर बहुत ज्यादा प्रदूषित होती है। 1993 में भारत सरकार ने गंगा एक्शन प्लान बनाया था और उसके दूसरे चरण में यमुना एक्शन प्लान भी बनाया था। इसमें कई परियोजनाएं थी, 127 परियोजनाएं, जिसमें 48 यूपी में और 76 हरियाणा में और 3 दिल्ली में परियोजनाएं थी। बेसिकली प्रदूषण कम करने के लिए परियोजना बनाई गई थी और नागरिकों को पानी मिलता रहे, जिसके लिए दिल्ली, मथुरा और आगरा में बैराज बनाए गए, सिंचाई के लिए जो नहरें बनाई गई। इसके कारण प्रदूषण और बढ़ता गया और यमुना नदी एक सीवेज की वाहिनी बन चुकी है, अब कूड़ा करकट के लिए जानी जाती है। अब है गंगा प्रदूषण की केस स्टडी। गंगा नदी भारत की सबसे बड़ी एक नदी है जिसको माँ भी कहा जाता है, गंगा माँ। और होता क्या है, ये दुनिया की 9वीं सबसे बड़ी नदी है 2525 किलोमीटर लंबाई के साथ। भारत की दूसरी बड़ी नदी है और ब्रह्मपुत्र बहुत ज्यादा लंबी है इससे भी। और क्या है, गंगोत्री से गंगा सागर तक
ये भारत का लगभग 25.2% जल का स्रोत गंगा नदी से आता है। मंदाकिनी, अलकनंदा, यमुना, घाघरा, गंडक, कोशी, कई इसके सहित नदियां हैं जो इसमें मिलती हैं आके, इसकी ये सहायक नदियां हैं, उपनदियां। और होता क्या है, इस नदी के किनारे कई सारे शहर बसे हुए हैं, ठीक है, लाखों में लोग रहते हैं वहां पर। और कानपुर और पटना के बीच ये नदी बहुत ज़्यादा प्रदूषित हो जाती है, बहुत ज़्यादा सीवेज इसमें छोड़ा जाता है, बहुत ज़्यादा केमिकल्स इसमें छोड़े जा रहे हैं, फैक्ट्रियों का कचरा इसमें छोड़ा जा रहा है, नगर पालिका का कचरा, घरेलू कचरा इसमें छोड़ा जा रहा है। तो क्या होगा, प्रदूषित ही तो होगी ना नदी भाई। सो होता क्या है, गंगा नदी के प्रदूषणों के मेन कारण क्या है, गंगा नदी और बाकी नदियां जो तलछट, जो मलबा, कूड़ा करकट लेकर आती हैं, उससे गांव, कस्बों और शहरों का जो सीवेज है, जो गंदा पानी है वो आता है, फैक्ट्रियों का जो बहाव होता है गंदा पानी केमिकल वाला वो आता है, जानवरों, मरे हुए जानवर कोई नदी में बहा देता है, मनुष्यों को, शवों को बहा दिया जाता है, उससे प्रदूषण होता है। नदी के किनारे आप दाह संस्कार कर रहे हो, अगर जला रहे हो किसी को, उससे होता है। दाह संस्कार की सामग्री जो होती है पूजा पाठ की, वो कभी नदियों में छोड़ दी जाती है, उससे बहुत ज़्यादा प्रदूषण होता है। जहरीले केमिकल, फैक्ट्रियों के केमिकल, कृषि के केमिकल, ये सब छोड़ दिए जाते हैं, कीटनाशक वगैरह पानी में, तो उससे नदी प्रदूषित हो जाती है। फिर 1985 में पर्यावरण और वन मंत्रालय ने किया क्या था, गंगा एक्शन प्लान शुरू किया था। बेसिकली इसका काम ये था कि पर्यावरण में सुधार हो, सीवेज का जो पानी है वो सही तरीके से उसको उपचार करके फिर छोड़ा जाए, और इसके अलावा सीवेज उपचार की बुनियादी सुविधाओं को ऊर्जा और खाद में बदलो। भाई जो आपका कूड़ा करकट है उसको उसमें बदलो, ताकि आपका जो है मतलब गंगा नदी का पानी जो है वो ज़्यादा खराब ना हो, और स्थानीय जो आबादी रह रही है उसको भी आर्थिक लाभ मिले। मतलब इस तरीके से कुछ पानी को यूज़ करो कि लोगों का भी कुछ फ़ायदा हो। और हमारे प्रधानमंत्री जी ने 2015 में गंगा नदी को साफ करने के लिए नमामि गंगे नाम से एक योजना चलाई थी, और इसके लिए 20,000 करोड़ रुपए भी सरकार ने दिए। अब हमारा नेक्स्ट है भोपाल गैस ट्रेजेडी। ये 1984 की सबसे बड़ी त्रासदी थी भोपाल के अंदर, मध्य प्रदेश में जो हुई थी। होता क्या है कि दिसंबर 2 से 3 1984 में भोपाल, जो कि भारत में है, दुनिया की सबसे बहुत ही भयानक औद्योगिक आपदा हुई। इसमें एक कंपनी है यूनियन कार्बाइड, जो एवरेडी वगैरह के सेल वगैरह बनाती थी। सो होता क्या है कि वो एक कीटनाशक का प्लांट था पूरा, और वहाँ पर एक जहरीली गैस थी, मिथाइल आइसोसाइनेट, ठीक है, जिसको MIC कहा जाता है, MIC। ये जहरीली गैस के रिसाव की वजह से आसपास के लोग मर गए, और बहुत विनाशकारी रहा, हजारों लोग मारे गए, ठीक है। और होता है कि कई हजारों तक, मतलब आप ये कह सकते हो कि मतलब बहुत 10-10 हजार लोग भी मारे गए थे इसमें। जो जिंदा बच गए थे उनको बहुत ज़्यादा श्वसन संबंधी बीमारियां, लंबे समय तक रहने वाले रोग, ये सब हो गए। और इसके कारण क्या है कि सही से मैनेजमेंट नहीं था, सुरक्षा के उपकरण सही नहीं थे, इमरजेंसी आ जाए तो कंपनी तैयार नहीं थी। तो यही था कि मतलब भाई बहुत कमियां थी कंपनी के अंदर, इसी वजह से ये आपदा हुई। और भोपाल गैस ट्रेजेडी के बाद हुआ क्या, कानूनी लड़ाइयाँ चलती रहीं, मुआवजे के लिए आवाज़ उठाई लोगों ने, मुआवजा दो, मुआवजा दो। और यूनियन कार्बाइड कॉरपोरेशन जो कंपनी थी, 1989 में भारत सरकार के साथ इसने $470 मिलियन का मुआवजा दिया। हालांकि ये क्या है कि मतलब आप देखोगे कि अब लोगों की जान तो नहीं वापस आएगी, बट इन्होंने अपनी जो जान छुड़ा ली मुआवजा देकर। लेकिन आज भी लंबे समय तक, लॉन्ग टर्म में भी लोगों को स्वास्थ्य बीमारियां होती हैं, और आज भी लोग प्रभावित हैं। सो ये ही था आज का ये जो हमारा टॉपिक था, केस स्टडीज़ इंपॉर्टेंट मैंने आपको करा दी हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक करें अगर पसंद आई हो तो, और फीडबैक लिखना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।